नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 29th सेशन है। हम आज दूसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप लेंगे कि हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा, ताकि हमें और क्लैरिटी आए। तो चलिए देखें पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। यदि आप हमारी स्क्रीन को देख सकते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने जाना कि अभ्यास और वैराग्य से, वशीकार वैराग्य से सवितर्क समाधि तक हम पहुंचते हैं, फिर उससे निर्वितर्क समाधि तक जाते हैं, फिर उससे सविचार समाधि तक जाते हैं, फिर निर्विचार समाधि तक जाते हैं, स आनंद समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत, सस्मिता, अस्मितानुगत, और इसी सबको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं जब हम इतने स्टेजेस को क्रॉस कर लेते हैं। और संप्रज्ञात समाधि से जब हम और ऊपर बढ़ते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो इसी पूरी प्रोसेस को समापत्ति कहा जाता है। समापत्ति, ये सारे चरण हैं जिनको समापत्ति कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों को सबीज समाधि कहा जाता है। तो जब हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि के बीच की कड़ी है परम वैराग्य। जब हमें परम वैराग्य आता है तब हमारी समाधि असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि से जो हमें फल मिलता है उसको आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। उससे हमारी बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो जाती है और उससे हम निर्बीज समाधि में पहुंच जाते हैं। निर्बीज समाधि से हम कैवल्य को प्राप्त करते हैं, स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। नीचे अगर आप इस रेखा को देखें तो अभ्यास से लेकर संप्रज्ञात समाधि तक ये सब उपाय प्रत्यय है। आपको प्रयास करने पड़ते हैं। इवन असंप्रज्ञात समाधि में भी आपको प्रयास करने पड़ते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि तक प्रयास करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। उपाय कौन से? 5: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इस तरह के हमें उपाय करने पड़ते हैं। पर एक बार हम असंप्रज्ञात समाधि पे पहुंच गए तो हम प्रकृति लय हो जाते हैं। प्रकृति लय होने का अर्थ यह है उसके बाद जब भी हम पैदा होंगे तो भव प्रत्यय से ही हम निर्बीज समाधि तक पहुंच जाएंगे। भव प्रत्यय का मतलब बस हमें पैदा होना होगा और हमें कुछ करना नहीं, वो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में हम बीच में बार बार उस रास्ते से भटक जाते हैं। चित्त की 5 वृत्तियां आ जाती हैं तो उनको अभ्यास वैराग्य से फिर से वापस लेके जाना पड़ता है अपने लक्ष्य की तरफ। कई बार चित्त के 5 विक्षेप, 9 विक्षेप आ जाते हैं, 5 उपविक्षेप आ जाते हैं, उनको फिर से लेके जाना पड़ता है। और उनको वापस ले जाने के लिए 9 उपाय बताए गए: एक तत्व साधना, ब्रह्म विहार, प्राणायाम और बहुत सारी चीजें। तो इन बिगर पिक्चर हमने ये देखा कि पहला चैप्टर में व्हाट बताया गया है, लक्ष्य क्या है, स्वभाव में स्थिर होना, समाधि को प्राप्त करना, इसीलिए समाधि पाद उसका नाम रखा गया। पर अब इस लक्ष्य को पाने के लिए, ये तो व्हाट हो गया, हाउ, कैसे वहां तक पहुंचे, वो साधन दूसरा चैप्टर है। इट इज कॉल्ड साधना पाद। तो दूसरा चैप्टर इज हाउ टू रीच देयर। चलिए अब शुरू करते हैं। सो आई होप इट इज मोर क्लियर नाउ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अब दूसरा चैप्टर इज कि कैसे हम उस लक्ष्य तक पहुंचे, उसका साधन क्या है, उसकी अब हम शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में कई अंतर है। अंतर क्या है पहले हम ये समझें। अगर सब कुछ पहले चैप्टर में बता ही दिया गया है, पहले चैप्टर में तो साधन भी बताए हैं कुछ, पर तो फिर दूसरा चैप्टर क्यों है? लक्ष्य भी बता दिया, कुछ साधन भी बता दिए। तो देखिए, पहले और दूसरे चैप्टर में कई अंतर है। पहला अंतर उद्देश्य का है। पहला चैप्टर लक्ष्य को परिभाषित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति के चरण बताता है, साध्य स्पष्ट करता है कि अपने आप को पहचानना, स्वभाव को पहचानना। यह है पहला चैप्टर।
दूसरा चैप्टर लक्ष्य की के लिए साधन बताता है, और ये साधना के चरण बताता है। ध्यान दीजिए, वो लक्ष्य के चरण बता रहा है, ये साधना के चरण बता रहा है। ठीक। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर साधन का है। पहले चैप्टर में वैराग्य, अभ्यास, ईश्वर प्राणिधान और अन्य 8 उपाय साधन के रूप में बताए गए, पर ये इतना सरल नहीं है आम व्यक्ति जो, और आप लोगों ने महसूस किया भी था कि वेरी डिफिकल्ट इज फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर बहुत सिंपल है, उसमें 3 नियम बताए जाएंगे और साधना के 5 चरण बताए जाएंगे। ये वेरी सिंपल, आपको पढ़ने में भी बड़ा सरल लगेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, तो एकदम से इट इज, ये बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह है। फर्स्ट ईयर सबसे कठिन होता है, सेकेंड ईयर थोड़ा सरल हो जाता है, तो ये सरल है तुलनात्मक। तीसरा अंतर, योग्यता का अंतर। पहला चैप्टर की योग्यता वो है जो चित्त शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जिसका चित्त शुद्ध है, पूरा मन बिल्कुल शुद्ध है, प्यूरिफाइड माइंड है, वो उसको समझ पाएगा ढंग से। कर्म योगी के लिए है चैप्टर 1, जो कर्म योग सिद्ध कर चुका है। चैप्टर 2 जबकि आम व्यक्तियों के लिए, बिगिनर्स के लिए है, जो चित्त शुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, कर नहीं चुके हैं अभी। ठीक। चौथा अंतर, विद्यार्थी का अंतर। चैप्टर 1 के लिए विशिष्ट विद्यार्थी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट। चैप्टर 2 के लिए एवरी स्टूडेंट इज फाइन। ठीक। छठा अंतर, केंद्रण, फोकस। चैप्टर 1 का फोकस मूल रूप से उपासना योग है। आपने देखा होगा, मेडिटेट कीजिए, कितने 15-16 मेडिटेशन हमने उसमें सीखे। चैप्टर 2 का फोकस मेडिटेशन नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर 1 है ही उसके लिए जो कर्म योग कर चुका है, कर्म योगी है, अब वो उपासना योग सीखेगा। ठीक। और चैप्टर 2 का फोकस क्रिया योग है, कर्म योग है। तो बिल्कुल पहला सीढ़ी ही कर्म योग होता है, वही चैप्टर 2 है। एक और अंतर है, विस्तार का अंतर। चैप्टर 1 पूरी यात्रा का विस्तार कर देता है, कहां कहां जाओगे, कौन से स्टेशन आएंगे, वहां पहुंचोगे तो कैसा लगेगा, कहां जा रहे हो, सब कुछ पता है। ठीक। पर चैप्टर 2 यात्रा की तैयारी कैसे करें, बैग में क्या क्या रखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये सब चीजें चैप्टर 2 में है। ये ब्रीफ केस तैयार कर, वो यात्रा का वर्णन नहीं है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में साधन का वर्णन। रूपक अगर ले तो चैप्टर 1 शिखर है मंदिर का, और चैप्टर 2 उसकी नींव है, नींव डाली जा रही है। ठीक। चित्त जो है, अगर चित्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर 1 एकाग्र चित्त वालों के लिए है। इससे हम, इसलिए कारण आपने देखा होगा, में से कई लोग मेडिटेशन में सो भी जाते थे। चैप्टर 1 एलिजिबिलिटी है, वो एकाग्र चित्त के लिए है, वही उसको उस फोकस से कर सकता है। चैप्टर 1 हम सब के लिए है। कहने में अजीब है, पर जो कहना पड़ेगा, जैसा ऋषि मुनियों ने कहा, चैप्टर 2 विक्षिप्त चित्त वालों के लिए है। जिनका चित्त विक्षिप्त है उनको चैप्टर 2 बहुत समझ में आएगा इजीली। विक्षिप्त चित्त क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं या राग या द्वेष से मलिन है, अभी उनके मन में अनुराग है, प्रेम है, द्वेष है, ये सब चल रहा है उनके अंदर, और उनके लिए वैराग्य अभी काफी कठिन है, अभ्यास और वैराग्य कठिन है, उनके लिए चैप्टर 2 लिखा गया, बताया गया। तो बधाई हो, ये हम सब के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 की, अब हम चैप्टर 2 की पहले रूपरेखा जानते हैं। चैप्टर 2 का नाम है साधना पाथ। हाउ विल यू अचीव इट, हाउ ऑफ इट, स्टेप्स क्या होंगे अचीवमेंट के, साधन क्या है, रास्ता क्या है। तो इसमें 55 सूत्र हैं, 55 सूत्र चैप्टर 2 में। ठीक। सूत्र 1 और 2 क्रिया योग को बताते हैं। सूत्र 3 से 9 तक क्लेशों का वर्णन है, दुख क्लेश। सूत्र 10 से 11 क्लेशों की समाप्ति का उपाय है। सूत्र 14 से 12 से 14 क्लेश यदि समाप्त ना हो तो क्या होगा, उसका वर्णन है। सूत्र 15-16
दुख की मीमांसा है, डॉक्टरीन ऑफ दुख, सफरिंग। सूत्र 17 से 23 तक दृष्टा और दृश्य में अंतराल होने पर किस प्रकार दुख पैदा होता है उसके बारे में चर्चा है। सूत्र 24 और 25 दुख के कारण के रूप में अविद्या को समझाया गया है। सूत्र 26 से 28 विवेक ख्याति का वर्णन है। सूत्र 29 से 55 अष्टांगिक मार्ग का बहिरंग वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये हम पढ़ेंगे 29 से 55 तक। तो ये इसकी एक बड़ी रूपरेखा है चैप्टर 2 की। तो आप सभी को हार्दिक बधाई। शुरू करते हैं परमात्मा को ध्यान करके, महर्षि पतंजलि का धन्यवाद देख के। चैप्टर 2 29 सेशन आज है और हम योग सूत्र के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहला सूत्र, आपको अंतर दिखने लगेगा दोनों चैप्टर्स में, पहले सूत्र से ही अंतर समझ में आएगा। पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये तीनों क्रिया योग है। याद कीजिए भगवत गीता कर्म योग से शुरू हुई। कृष्ण जी ने बाद में उपासना योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ समझा दिया, पर शुरू में तो कर्म योग से शुरू हुए थे। योग सूत्र शुरू होता है क्रिया योग से। कारण क्या है? और ये जो कारण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जिंदगी भर गांठ बांध के रख लीजिए। जब भी हमें किसी को कोई भी बात समझानी है, ठीक, और हम उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये मस्ट है कि पॉइंट ए वो हो जो जिसको वो जानता है, अन्यथा आप उसे पॉइंट बी तक नहीं ले जा पाएंगे। आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा जिसको वो समझता है अच्छे से। आप किसी नए शहर में किसी को पता कैसे बताते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आपके शहर में आया, बॉम्बे में आ गया, इंदौर में आया, और वो आपसे फोन लगा के पता पूछ रहा है, भाई आप कहाँ रहते हो? तो आप क्या पूछोगे? आप इस शहर में किसी लैंडमार्क को जानते हैं? डू यू नो एनी पर्टिकुलर लैंडमार्क इन दिस सिटी? एंड यदि कोई बोले हाँ मैं अपेक्स मॉल को जानता हूं, अच्छा हाँ ठीक है, अपेक्स मॉल आपने देखा है ना, उसके दाएं से आप जाइए। तो एक पॉइंट तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, जिसको सुन के कि हाँ ये पता है मुझे, ये आई नो दिस। सो जीवन में जब भी आप किसी को समझाएं, कोई भी बात हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सबऑर्डिनेट को समझा रहे हो, आपका पॉइंट ए वो होना चाहिए जिससे वो तुरंत रिलेट कर सके, समझ सके, फर्स्ट पॉइंट। तो फिर आप उसे पॉइंट बी को तक ले जा पाएंगे। पर अगर आप वो पॉइंट ए से ही नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या उसे पॉइंट बी पे ले जा पाएंगे? सो पॉइंट ए हम सबके लिए क्या है? कर्म योग, क्रिया योग। हम सब करते हैं दिन रात, सरल है समझ, ठीक। इस कारण शुरू होते हैं ये क्रिया योग से। जरा समझे क्रिया योग क्या है। क्रिया दो शब्द से बना है, क्री और या। क्री मीन्स एक्शन, to act. Ya means divinity, higher, love. So kriya means act with divinity, act with higher, act with love is kriya. योग आप अच्छे से जानते हैं, यूनाइट कर दे जो, ठीक, जो जोड़ दे। सो डायरेक्शन दैट यूनाइट्स मी विथ माई सेल्फ इज क्रिया योग। एनी एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इज क्रिया योग। अपनी ओर चला हुआ हर कदम क्रिया योग है, और अपने से दूर हर कदम क्रिया योग नहीं है। ये बहुत क्लियरली हम समझे। सो हर कदम जो मैं खुद की तरफ ले जा रहा हूं वो क्या है? क्रिया योग है, ठीक। जैसे आज आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है? क्रिया योग है, ठीक। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत मेहनत किए हो, थकान हो रही हो और आपको नींद सी आ रही हो, तो क्या हो रहा है?
आप क्रिया से प्रतिक्रिया या फिर गलत योग की तरफ आप जा रहे हैं, वो निद्रा की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक। सो क्रिया योग बहुत सिंपल है। हर कदम जो मैं खुद की तरफ लेता हूं वो क्रिया योग है, और हर कदम जो मैं खुद से दूर लेता हूं वो योग विरुद्ध है। ठीक। जैसे विकर्म, वो कर्म जो करने योग्य नहीं है, जैसे आलस्य करने योग्य नहीं है, जैसे किसी का अहित करने योग्य नहीं, वो सब विकर्म है। तो हम विकर्म से कर्म की तरफ बढ़े, वो करें जो करने योग्य हो। कर्म से निष्काम कर्म की तरफ बढ़े, और निष्काम कर्म से अकर्म की तरफ बढ़े, और अकर्म से मुक्ति की तरफ बढ़े। यह है पूरी यात्रा। विकर्म, कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, और फिर होती है मुक्ति। बिगिनर्स के लिए क्या यात्रा है? विकर्म से कर्म तक पहुंच जाए। ये बिगिनर्स के लिए है कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें जो लक्ष्य से दूर ले जा रहा हो। इतना तो करें कम से कम, इतना तो समझें कम से कम। ठीक। छोड़ दें निष्काम कर्म, छोड़ दें अकर्म, छोड़ दें ज्ञान विज्ञान की बातें, छोड़ दें। इतना तो करें कि अगर मुझे वजन कम करना है तो कोई भी काम ऐसा ना करूं जो मेरे वजन को बढ़ाने वाला है। सीधी सी बात है। अगर मुझे एक बड़ी परीक्षा में सेलेक्ट होना है तो कोई भी काम मैं ऐसा ना करूं जो मुझे सफलता से दूर ले जा रहा हो। अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो कोई भी काम मैं ऐसा ना करूं जो मुझे लक्ष्य से दूर ले जा रहा हो। ये सिंपल कॉमन सेंस है। फाइन। सो दैट इज विकर्म से कर्म की तरफ और बिगिनर्स। फिर कर्म से निष्काम कर्म में जाएंगे तो ये पूरी यात्रा, विकर्म से कर्म, कर्म से निष्काम कर्म, ये सब क्या है? क्रिया योग। ये क्रिया योग की यात्रा है। वो आपको वहां से यहां तक लेके आए, पर फिर क्रिया योग रुक जाए। उसके बाद आप अकर्म पे जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? अक्रिया योग। अब आप उससे परे हो जाते हैं और फिर आप मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो क्रिया योग आपको तैयार कर देता है पूरी तरह से। ठीक। सो विकर्म से कर्म, कर्म से निष्काम कर्म, ये क्रिया योग का स्कोप है। और आप तैयार होते हैं अकर्म के लिए। फिर आप पूरी तरह से तैयार है आगे की यात्रा के लिए। ठीक है। मन स्वतः क्रिया में रुचि लेता है, इसीलिए क्रिया योग से हमने शुरू किया। मन चंचल उछलता रहता, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना मिले तो फिर नींद आ जाएगी, कुछ ना मिले तो बोर होने लगेंगे लोग जो कहते हैं। आजकल ये बोर भी बहुत बड़ा सिंड्रोम है हमारे समाज को, बोर हो रहे हैं। ठीक। सो मन स्वतः क्रिया करना चाहता है, तो क्यों ना उस क्रिया पे ही बात की जाए। ये इसीलिए क्रिया योग से रज स्वाभाविक है सब में। सो क्रिया योग का लक्ष्य क्या है? चित्त शुद्धि, प्यूरिटी ऑफ माइंड। ठीक। दैट इज व्हाट यू कॉल क्रिया योग। अब सूत्र ने बताया क्रिया तीन तरह की बताई गई। पहला तप, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्राणिधान। तप मीन्स एश्चरिटी, तपस, प्यूरिटी ऑफ एक्शंस। जो आप एक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी प्योर। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, खुद को जाने, शास्त्रों को वो आईना बनाए जिसमें हम खुद को जान सके, क्योंकि शास्त्र वही तो आईना है। तो स्वाध्याय का मतलब स्क्रिप्चरल स्टडी एंड सेल्फ स्टडी थ्रू स्क्रिप्चर्स। स्वाध्याय प्यूरिटी ऑफ माइंड मिलती है। स्वाध्याय क्या देता है? प्यूरिटी ऑफ माइंड। तब प्यूरिटी ऑफ एक्शन, स्वाध्याय प्यूरिटी ऑफ माइंड। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, यू गेन क्लैरिटी। जो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उमड़ते हैं, ऐसा क्यों, अच्छे करने वालों के साथ बुरा क्यों हो जाता है, इतने महान लोगों की तबीयत क्यों खराब हो जाती है, जो लोग अच्छा करते हैं उनकी उम्र क्यों कम हो जाती है, किसी ने मेरे साथ बुरा किया मैं उसके साथ बुरा क्यों ना करूं, ये सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो प्योरिटी ऑफ माइंड आपको मिलती है स्वाध्याय से। ठीक। तीसरा ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू द हायर प्रिंसिपल्स। इट गिव्स प्योरिटी टू सोल, सोल प्योर हो जाती है। देखिए सरेंडर कौन करेगा? जब तक ईगो है सरेंडर आप कर ही नहीं सकते, यू कांट सरेंडर। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कम से कम किसी के सामने तो पूरा समर्पण करो यार, दिखावा कहीं तो बंद करो एटलीस्ट। ठीक। कहीं तो वो बनो जो आप हो, मन से, व्यवहार से,
बुद्धि से वो बनो जो आप हो, कंप्लीटली नेकेड, कंप्लीटली सरेंडर, ईश्वर प्राणिधान। वो कब हो सकता है? जब ईगो समाप्त हो जाए। सो इट ब्रिंग्स प्यूरिटी ऑफ सोल। सो क्रिया योग ये तीनों चीजें देता है। प्यूरिफाइज योर एक्शंस, प्यूरिफाइज योर माइंड एंड प्यूरिफाइज योर सोल। चलिए अब आगे समझे, एक एक करके पढ़ते हैं। तप, तप ताप से बना। पहला है तप, ताप से बना। तप का मतलब है जला देना, टू बर्न। ठीक, क्या जलाना और क्यों जलाना? तो तप की परिभाषा क्या है? महान लक्ष्यों हेतु इच्छाओं और वासनाओं आत्म अनुशासन की अग्नि में जला देना तप है। हम फिर से कह रहे हैं, महान लक्ष्य हेतु वासनाओं और इच्छाओं को आत्म अनुशासन की अग्नि में जला देना तप है। बर्निंग ऑल योर डिजायर्स इन द फायर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन फॉर अ हायर पर्पस इज तप। इस दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है, हर व्यक्ति एक तप से गुजरा है। आप सारे ओलंपियंस की कहानियां पढ़िए, आप चकित रह जाएंगे किस तप से वो गुजरे हैं। उनकी भी इच्छाएं होती थी पार्टी करने की, लोगों के साथ खेलने की, शादियों में जाने की, सीरियल्स देखने की, मूवीज को फॉलो करने की, पसंदीदा खाने की। उन्होंने सब छोड़ दिया। सबसे पहले लक्ष्य, फिर बाकी चीजें। इसको तप कहते हैं, महान उद्देश्य के लिए। आप किसी भी अभिनेता के जीवन के बारे में पढ़ें, आप जहां भी ग्रेटनेस देखेंगे वहां तप होगा। विदाउट तप आप ग्रेट हो ही नहीं सकते, यह असंभव है। हां, अगर विदाउट तप आप ग्रेट हैं तो उसका कारण केवल भव प्रत्यय है। तो उसमें पिछले जन्म में आप तप चुके हैं, पर बिना तप के आप ग्रेट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आप उस ताप से गुजरे हैं, उस भट्टी से निकले हैं। सो ये स्पिरिचुअल मेटलर्जी है, आध्यात्मिक भट्टी है तप। सिल्वर स्मिथ से किसी ने पूछा, जब आप उस सिल्वर को भट्टी में डालते हैं तो आपको कब पता पड़ता है कि कब उसको निकाल लेना है उस भट्टी से? तो सिल्वर स्मिथ कहता है, जब उस भट्टी में मैं मेटलर्जी करता हूं, ओर को डालता हूं सिल्वर के, तो जब मैं ये देखता हूं कि कुछ समय बाद वो इतना चमकीला हो जाता है वो मेटल, कि मुझे अपनी छवि उसमें दिखने लगती है, तब मैं उसे बाहर निकाल लेता हूं। तो तप वो मेटलर्जी है जिसमें हमें डाला जाता है तब तक जब तक लक्ष्य की छवि हम में न दिखने लगे। जो स्टूडेंट ऑल इंडिया मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, वो तब तक तप करते हैं जब तक सफलता का प्रतिबिंब उनमें दिखने न लगे। और जैसे ही सफलता रिफ्लेक्ट होने लगती है उनमें, दे गेट थ्रू। कुछ भी, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, इट इज मस्ट टू गो फॉर अ मेटलर्जी। बिना आग से कोई धातु हथियार नहीं बन पाती। बनाने के लिए हमें आग से गुजरना पड़ेगा। सो तप ये है। तप की परिभाषा इस तरह से भी समझी जा सकती है, साधना काल में जब आप साधना कर रहे हैं, जो जो शारीरिक व मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उन्हें सहर्ष ईश इच्छा समझकर स्वीकार करना, कोई प्रतिक्रिया न करना तप है। कुछ भी हो रहा है, फौज में जो लोग जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, उनका साधना काल है, वो उससे गुजरते हैं। तभी तो इतने बड़े सोल्जर्स बनते हैं जिसमें देश को गर्व होता है। कोई भी परेशानी आती है, वो यही कहते हैं, भाई ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज व्हाट इज फौज। हमने सीआरपी के एक अधिकारी को
हमारा कुछ शेड्यूल था वहां जाने का, तो 11th आवर हमारा शेड्यूल चेंज हुआ। तो हमने उन्हें फोन लगा के बोला कि हमें बड़ा खेद है कि हम आपको इतनी लेट बता रहे हैं, पर हमारे शेड्यूल में ये चेंज है और इससे आपको ये थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो उन्होंने बोला, तोमर साहब, फौज तो बनती ही असुविधा के लिए है। वी आर बोर्न फॉर इट। हमें तो तैयार ही किया जाता है कि 11th आवर कोई भी चेंज हो आप तैयार हो। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, वो लोग जूते साथ में लेके चलते हैं जहां भी। कई बार तो उनकी एक जो रिजर्व बटालियन होती है, उसको 10 मिनट का टाइम मिलता है टू रिस्पॉन्स। अगर आप सो रहे हैं, 10 मिनट के अंदर जूते हथियार तैयार करके गाड़ी में बैठ जाना है आपको, क्योंकि डिजास्टर समय नहीं मिलता, वो तैयार रहते हैं। तो साधना काल, जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, ईश कृपा, जो ईश इच्छा है वो मान के स्वीकार कर लेना, इसको भी तप कहते हैं। कई लोग जो अपने पूरे जीवन को ही साधना काल मानते हैं, तो फिर उनके अंदर इस तितिक्षा का विकास हो ही जाता है। वो मानते पूरा जीवन एक साधना है, कुछ सीखने के लिए मैं आया, और कोई दुख का बुरा अनुभव हुआ तो मैं प्रतिक्रिया ना करूं, कुछ सीखूं, मैं देखूं इसमें क्या सीखने का है, शिकायत ना करूं, कोई शिकायत नहीं। न शिकायत कभी जीसस ने की, न सुकरात ने की, न मीरा ने की, न नानक ने की, किसी ने शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों? साधना काल में जो भी मिले स्वीकार है। ठीक। दुर्योधन ने जब द्रोण के आश्रम में एक सुंदर सा अपना तंबू बनवा के सारी लग्जरी रख ली, तो द्रोण ने भी यही कहा उसका तंबू तोड़वा के कि तुम सबके साथ नहीं रहोगे, भले तुम राजकुमार हो, क्योंकि अभी तुम खुद को बनाने में लगे हो, साधना काल में हो। फिर उन्होंने कहा, दुर्योधन, सोने के बर्तन में खाना खाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। जब अपने आप को बनाने के काल में हो तो लग्जरीज को छोड़ दो। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे बच्चे भी थोड़ी असुविधाओं से गुजरे। लग्जरी उन्हें कमजोर कर देती है। साधना काल लग्जरी का काल ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े राजा हिंदुस्तान के उस जमाने में अपने बच्चों को 25 साल के लिए गुरु के यहाँ भेज, 12-15 साल के लिए गुरु के यहाँ भेज देते। क्यों 12 साल 15 साल गुरु क्या भेज देते थे? इतने बड़े बड़े महलों का विलास देख के वो गलत रास्ते पे जा सकता है। गुरु आश्रम में हो जाता है, बिल्कुल आम लोगों की तरह रहता है, लकड़ियां बीनता है और सब परेशानियों से गुजरता है। साधना काल और बनता है। ठीक। और क्या परिभाषा हो सकती है तप की? अपने मन व इंद्रियों पर शांतिपूर्ण नियंत्रण तप है। हर शब्द महत्वपूर्ण है। अपने मन पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। नियंत्रण कैसा? मन मार के नहीं, लक्ष्मण रेखा वाला नियंत्रण नहीं कि कोई और ने रेखा खींच दी, ये नहीं करना है, और मन मार के बैठे हैं कि यार काश कर सके, काश देख सकें, काश ये कर सकें। ये वो नहीं, ये तप नहीं है। सीता रेखा वाला नियंत्रण। जैसे सीता रेखा ने एक, सीता जी ने एक रेखा खींच दी थी, उसको उन्होंने खुद ने खींची थी। लक्ष्मण रेखा को तो सीता लांग जाती है, सीता रेखा को नहीं लांगती, अपनी द्वारा खींची गई रेखा है। शांतिपूर्ण नियंत्रण मन पे। अंदर हिलोरे मार रहा है मन, गुस्सा फट रहा है अंदर, और मुंह बंद करके बैठे कि नहीं हमें गुस्सा नहीं कर रहा है, ये नहीं, ये तो आप खुद की तबीयत खराब कर लेंगे। ठीक। मन में गुलाब जामुन और लड्डू आ रहे पूरे दिन भर, और पेट पे पट्टा बांध के बैठे कि आज नहीं खाएंगे, ये सब तप नहीं है। ठीक। शांतिपूर्ण नियंत्रण, दोस्ती वाला मन और इंद्रियों पर, ये तप है। इसका मतलब आप समझ ही गए हैं, स्वयं का स्वामी होना तप है। जो भी स्वामी है वो तपस्वी है, और जो भी तपस्वी है वो स्वामी है। स्व अनुशासन से रज व तम को न्यून करके सत्व को बढ़ा लेना तप है। जब आप एक्टिविटी को और इनएक्टिविटी को बैलेंस कर देते, बिल्कुल आप बैलेंस एक्टिविटी करते हैं, तो तप है। रिमूविंग ओल्ड बैड हैबिट्स एंड एडिंग न्यू गुड हैबिट्स फॉर द हायर ऑब्जेक्टिव्स, वो तप है। कितना इजी होता है ना, आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, वही काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वो आपकी इस कदर एक्सपर्टीज हो गई है कि आपको पता ही नहीं पड़ता, वो सारा काम हो जाता है। पर अब कंपनी कुछ चेंज कर रही है, अब मुश्किल हो रही है। अब हम उस तपना नहीं चाहते हैं उसमें। जब भारत में कई बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट में काम करने के आदी थे, उन्हें बड़ी मुश्किल हुई थी, ओल्ड हैबिट छोड़ना बड़ा मुश्किल था। पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तप करना पड़ा था। जिन्होंने तप किया वो बहुत आगे गए प्राइवेट कंपनीज में।
जिन्होंने नहीं किया उनको फिर निकाल दिया प्राइवेट कंपनीज। चेंज करने के लिए तैयार होना भी तप है। ठीक, तो ये सब तप है। अब तप क्या नहीं है ये भी समझ लेना उपयोगी होगा कि तप क्या नहीं है। पहला, शरीर से हिंसा करना या शरीर को सताना तप नहीं है। खुद को भूखा प्यासा रखना और दिन भर शरीर में दर्द हो रहा है तो भी भूखे बैठेंगे, ये नहीं है। शरीर को परेशान करना, शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसको खराब करना तप नहीं है। खुद को कोड़ों से मारना ये तप नहीं है, इसको तप ना समझे कभी, ये कतई तप नहीं है। कांटों पे सो जाना ये तप नहीं है, ये बिल्कुल तप नहीं है। कोई प्रभावित होने की जरूरत नहीं है किसी से इसमें। निरर्थक सर्दी और गर्मी सहना, देखिए अगर आप साधना के लिए सह रहे हैं बात अलग है, पर निरर्थक बिना बात ये सब तप नहीं है। ये सब अहंकार पूर्ण कृत्य है कि देखो मैं कितना कुछ कर सकता हूं, ये अहंकार है, तप नहीं है। ठीक। दूसरा, मन से हिंसा करना तप नहीं है। दिन भर लड्डू के बारे में सोचना और लड्डू ना खाना ये तप नहीं है। कुट्टू के पराठे खाना ये तप नहीं है व्रत में। मन को मार रहे हैं आप बार बार कि भाई मैं ये खाऊं मैं वो खाऊं, ये सब मन को मारना तप नहीं है। हमने पहले कहा शांतिपूर्ण, अगर आप व्रत कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका मन उसी चीज में लगा हुआ है पूरे समय तो फिर वो तप नहीं। अपने आप से झूठ ना बोले। शास्त्रों में आता है तच्च चित्त प्रसादनम वागमान मनेन आसेव्यमिति मन्यते। जो तप चित्त की प्रसन्नता हेतु हो, शब्द पे ध्यान दीजिए, जिससे चित्त प्रसन्न हो तथा शरीर व इंद्रियों को पीड़ा कारक ना हो, वही सेवनीय है। यह है तप। उपनिषद में एक लाइन आती है तपसा नाशकेन, जो शरीर का नाशक ना हो वही तप है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट क्या तप नहीं है और क्या तप है। अब आगे बात करेंगे तप कैसे करें, हाउ टू गो अबाउट। अगर आपको डिटेल में जानना है भगवत गीता का सेशन 37 अटेंड कीजिए, या पढ़ना है तो गीता का चैप्टर 17 पढ़ें, उसमें विस्तार से इस पे बात हुई है। तप कैसे करें? भौतिक जगत के साथ संतुलित समन्वय रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें। ठीक, भौतिक जगत के साथ संतुलित समन्वय रखें और धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़े। हर भौतिक एक बैलेंस बनाए अपनी लाइफ में, वो है। एक व्यक्ति जब शुरू शुरू में साइकिल चलाता तो कैसा होता, कभी इधर जो हो जाती है कभी इधर हो जाती है, बीच में नहीं रह पाती। तो कई बार जो लोग शुरू करते हैं आध्यात्मिक यात्रा, ठीक है, उनको लगना लगता है अध्यात्म का मतलब लेथार्जी, आराम से लेटो, कोई चीज दुनिया में करने लायक नहीं है। ये सब नहीं है, ये सब आध्यात्मिक यात्रा। स्वामी विवेकानंद को आप देखिए, कितनी मेहनत करते थे वो व्यक्ति। यहां से अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके उन्होंने इतने व्याख्यान दिए, व्याख्यान देने के बाद व्याख्यान की पेपर कटिंग कर करके भारत भेजते थे। उस समय तो पोस्ट करना पड़ता था, और अपने दोस्त को बोलते थे पत्र लिख के कि ये सारी पेपर कटिंग भारत के न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए। कोई दूसरा हो तो ये सोचे। हमने फिर कहा कि जब हम कर्म योग नहीं समझते तो हमारा मन प्योर नहीं होता। तो कई लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहते हैं कि देखो उनको पॉपुलैरिटी कितनी प्रिय थी। स्वामी विवेकानंद से किसी ने एक बार पूछा भी तो उन्होंने यही कहा, देखिए समझिए उस समय का हिंदुस्तान टेलीकम्युनिकेशन था नहीं, टीवी था नहीं। अब स्वामी जी अमेरिका से जब भारत लौटते तो अमेरिका में उन्होंने क्या किया किसको पता था। तो अगर सबको पता पड़ जाए उन्होंने अमेरिका में क्या किया, तो भारत की उस समय की गुलाम मानसिकता ये थी, जिसने अमेरिका में अच्छा किया कोई महान व्यक्ति हो तो हजारों की तादाद की भीड़ उनको सुनने को तैयार हो जाती और ज्यादा से ज्यादा लोग तक अब वेदांत का मैसेज वो पहुंचा सकते थे। उसके लिए वो टूल था केवल एक, इट वॉज जस्ट अ टूल that he wanted to be popular in India so that more reachability can be managed. So भौतिक जगत से संतुलित समन्वय कर ले।
जो स्वामी विवेकानंद ने किया। ये समन्वय करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी को करने का तरीका बदलना है। जीवन को नहीं छोड़ना है, जीवन को जीने का तरीका बदलना है। व्यापार रोकना नहीं है, उसको करने का तरीका बदलना है। यह है तप। ठीक। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों, कार्यों या विचारों में खर्च न करना। संतुलन कैसे आएगा? अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों में नहीं खर्च करना, कार्यों में खर्च नहीं करना और विचारों में खर्च नहीं करना। ठीक। स्वयं से बार बार यह प्रश्न पूछना, क्या ये शब्द, क्या ये कार्य, क्या ये विचार मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं? उत्तर मिले ना तो नहीं करो, मत बोलो, चुप हो जाओ। अगर मेरा लक्ष्य है शांति, सामने वाले ने कुछ मुझे कहा और मेरा मन कर रहा मैं भी पलट के बोलूं, चिल्लाऊं, नाराज हूं, रिएक्ट करूं, खुद से पूछे अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या ये मुझे शांति की तरफ ले जाएगा? उत्तर मिलेगा नहीं। अगर उत्तर ये मिलता है नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे शांति मिलेगी बोल के, पर फिर वो 4 शब्द और बोल देगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर वो बोलेगा और पूरी लड़ाई हो जाएगी और बाद में शांति भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मुझे लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहा। कीप मा। ठीक। क्या ये विचार मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? मेरा मोबाइल गिर गया, चोरी हो गया, अब मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतना डेटा मिस हो गया, ये हो गया, वे हो गया। अब गया ना, पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना आपने, अब ढूंढेंगे तो वही। ठीक। अब इस विचार से आप कितना परेशान हो रहे, तो क्या ये परेशानी आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रही है? क्या है आपका लक्ष्य? टू बी अ बैलेंस पर्सन? नहीं। तो फिर ये विचार सोचने लायक नहीं है। ठीक। कोई भी कार्य है, मैं खाना खा रहा हूं, खाना बहुत टेस्टी बना है, पेट भर गया, अच्छे से पता है पेट भर गया, उठ गए, पर फिर से मन करा एक रोटी और खा लो। खुद से पूछे क्या ये कार्य मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है? लक्ष्य क्या है? संतुलित और स्वस्थ शरीर। ये गोल्डन क्वेश्चन है। हर जगह हर समय खुद से यही पूछिए, क्या ये मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? लक्ष्य क्या है? स्वात्मानुभूति। ये ना भी हो तो कम से कम होलिस्टिक वेलबीइंग तो लक्ष्य है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना, तो ये तो होगा ही कम से कम। शांति लक्ष्य हो सकता है, ये प्रश्न पूछिए। और ये जितनी ऊर्जा बचे, अब क्या होगा जब आप फालतू में बोलेंगे नहीं? ठीक है, मौन रहे, जब तभी बोले जब अनिवार्य ही हो जाए। एक बच्चा था, हमने सुना, माता पिता जब वो बच्चा हुआ बड़े खुश हुए, पर बच्चा कुछ बोला ही नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, माता पिता को चिंता होने लगी है तो बोलता ही नहीं है। 5 साल का बच्चा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि इसके मुंह में तो सब कुछ ठीक है, सब सारा ग्लैंड ग्लैंड सब परफेक्ट है, पर ये बोलता ही नहीं है। बड़े परेशान हो गए सब। 6 साल चल रहा था, एक शब्द नहीं बोला। अचानक माताजी किचन में काम कर रही थी, बच्चा चिल्लाया, अरे दूध दो ना जल्दी, मुझे दूध पीना है। माता के तो आंखों में, कानों में विश्वास नहीं हुआ कि क्या बच्चे की आवाज आई। रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलट के पूछा, क्या बोला तुमने? तो उसने बोला, दूध लाओ ना, मैं वेट कर रहा हूं। तो माता ने बोला कि तुम बोल सकते हो? तो उसने बोला, हाँ मैं बोल सकता हूं। तो माता ने बोला, तुम आज तक क्यों नहीं बोले? बच्चे ने बोला, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग इतना ध्यान रखते हो मेरी हर चीज का, उठने, खाने, सोने का, बोलने से पहले चीज आ जाती है, मैं बोलूं ही क्यों? अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो जब जरूरत पड़े तभी बोले। वही सोचे जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है। इससे बहुत सारी ऊर्जा बचती है। ठीक। देखिए, समझिए, दिमाग इसी में तो थक जाता है, फालतू के थॉट, शब्द और एक्शंस। ये जो अब ऊर्जा बच रही है, अब इसको अपने लक्ष्य पे लगा दीजिए। सो ये क्या कर रहे हैं आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो तप क्या है? इट इज इंटरनल पावर मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंटरनल पावर मैनेजमेंट सिस्टम है।
जिसमें आप एनर्जी कंजर्व कर, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही, फिर भी आपका मन होगा मैं बोलूं उसमें, ये तप के विरुद्ध रास्ता है। आपसे पूछा नहीं ना, मत बोलिए। हाँ, वो दोनों बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है दोनों बात गलत है, तो भी चुप रहिए जब तक कुछ घनघोर अनिष्ट नहीं होने जा रहा। और घनघोर अनिष्ट कुछ होता नहीं है, फालतू की पंचायत ही होती है एक्चुअली। ठीक, चुप रहें, आप देखेंगे जीवन और बेहतर हो जाएगा। जब आपसे बात नहीं की जा रही तो चुप रहिए, आपसे मुखातिब हो तो राय दीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, एनर्जी प्रोडक्शन, इससे बहुत सारी एनर्जी बचेगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक, फिर इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कीजिए, फिर लक्ष्य की तरफ लगा दीजिए इसको। तो क्या है ये? इंटरनल पावर मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, कंजर्विंग एनर्जी फ्रॉम ऑल अनप्रोडक्टिव एरियाज एंड यूटिलाइजिंग देम इन सेल्फ इंक्वायरी। हर तरफ से एनर्जी विड्रॉ कर ले और फिर उसको सेल्फ इंक्वायरी में लगाए। हमने कहीं पहले आप लोगों को बताया भी होगा, लाओ त्से बोलते ही नहीं थे। उनके पड़ोस में, अब बहुत फेमस भी थे पूरे चाइना में, उनके पड़ोसियों ने भी उनसे सालों से कोई बात नहीं की थी। ये लाओ त्से और उनका पड़ोसी एक साथ सुबह घूमने जाते थे, सालों से, डेकेड से साथ में घूम रहे थे, पर आज तक एक भी शब्द बात नहीं की थी लाओ त्से ने उससे। सुबह जाते थे साथ में, वापस आ जाते थे, कोई बात नहीं। उस पड़ोसी के घर एक रिश्तेदार आया, उसने लाओ त्से का बड़ा नाम सुना था। रिश्तेदार ने बोला कि मैं भी कल आप लोगों के साथ घूमने चलूंगा, मुझे लाओ त्से से मिलने का क्रेज है। पड़ोसी ने बोला तुम चलना, पर तुम कुछ बोलना मत। वो बोलता नहीं है, बिल्कुल चुप। तो तीनों ये घूमने गए सुबह, बहुत दूर तक गए, 1 घंटा हो गया, पूरे गए। इसके मन में बार बार आ रहा था मैं कुछ तो पूछूंगा, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग तो बोल ही दूं कम से कम। पर इसको इसको इसका बहुत मन भी हो रहा था, पर उसको याद आ रहा था कि मत बोलना नहीं है। फिर अब ये वापस आने लगे, अब इसको लगा अब तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, तो घर चले जाएंगे, कुछ तो बोलूं। तो उसने सोचा चलो मैं कुछ न्यूट्रल सा बोलता हूं। उसने ये बोला कितना सुंदर सूरज है। सूरज उग रहा था, सूर्योदय हो रहा था। लाओ त्से को देख के कहा कि कितना सुंदर सूरज है ना। तो लाओ त्से ने उसकी तरफ चेहरा भी नहीं घुमाया, माना सुना ही ना हो, और वो चुपचाप चलता रहा। उससे बड़ा अजीब लगा, कुछ बोला ही नहीं। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला हवा कितनी शीतल है। लाओ त्से फिर चुप रहा। फिर आखिरी में उसने एक प्रयास और किया, कहा कि ये फूल कितना सुंदर है जो खिले हुए हैं। लाओ त्से फिर चुप रहा। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये लोग घर पहुंच गए फाइनली। कुछ समय बाद लाओ त्से ने एक नोट अपने पड़ोसी को भिजवाया। बोला तो भी नहीं लाओ त्से, एक नोट लिख के भिजवाया, और नोट में भी मिनिमम शब्द शब्द ये थे, कल से अपने रिश्तेदार को घुमाने मत लाइए। ठीक। लाओ त्से से किसी ने जब बाद में पूछा ही, तो लाओ त्से का ये कहना था सूरज उग रहा है, कितना सुंदर है, वो तो मुझे भी दिख रहा है ना, देखो और उसका आनंद लो, इसमें बोलने की क्या बात। और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा ध्यान शब्दों पे होता है, सूरज पे नहीं होता, तो तुम डिविएट होते हो। फूल खिल रहा है, हवा चल रही है, इसे महसूस करो, इसमें बोलने की क्या बात है। सो ही, इस हद तक लोग एनर्जी कंजर्वेशन में जाते हैं। आप सोचिए, हम थोड़ा तो शुरू करें, एटलीस्ट आज से शुरू करें। ठीक है। सो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी सीईओ की लाइफ को देखिए, लाइफ ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए हम आपको बताते हैं, इस दुनिया की जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज है, उनके सीईओ की लाइफ बताते हैं। हमने थोड़ा उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया, वो कैसे जीते हैं। हमसे तो अपने घर का काम खत्म नहीं होता, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे चला लेते और फिर भी फिट रहते हैं। फॉर्च्यून 100 कंपनीज में से एक का भी सीईओ ओवरवेट नहीं है, वो अपने शरीर के लिए समय निकाल लेता है। और हम छोटी छोटी कंपनी चला के हमारे पास टाइम ही नहीं होता, घर में ही हमारे पास टाइम नहीं होता, इतना काम हो जाता है। वो कैसे करते हैं? हमने सोचा, हमने पढ़ा,
तो हम आपको बताएं वो कैसे करते हैं, शायद मदद, वो अपनी एनर्जी कैसे, वो तप, उनका तप क्या है फॉर द हायर। ठीक है, स्टीफन कोवी एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा अपने जो समय को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो भी काम आप करते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। चौथा कौन सा होता है? अनअर्जेंट, नॉन अर्जेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट, उसमें सारे काम लिख लीजिए। चलिए हम आपको कुछ समय का समय दे रहे हैं, सोचिए जरा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है तो भी आप करते हैं, सोचिए। जैसे नेटफ्लिक्स पे मिर्जापुर देखना ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों से गप्पे मारना, ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट्सएप को स्क्रॉल करते रहना, ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे फेसबुक को स्क्रॉल करते रहे, और सोच सकते हैं आप कई चीजें। सोच लिया आपने कुछ? अब इसको पूरी लिस्ट बना दीजिए, जितनी लिस्ट आप सोच सोच के रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट की परिभाषा क्या है दोस्तों? जो मुझे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो भी जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जाता है इंपॉर्टेंट है, यही परिभाषा है। ठीक, अब तीसरा, चौथा तो ये, तीसरा कौन सा? कई चीजें जो अर्जेंट तो है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट तो है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारे कौन से काम है वो लिख दीजिए। अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बॉस ने आपको मीटिंग में बुला लिया, ठीक, अर्जेंट है, तुरंत जाना पड़ेगा। मीटिंग अटेंड करने के बाद लगा बहुत ही फालतू की मीटिंग थी, फुल टाइम वेस्ट, ये क्या हो गया? अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक, और बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हैं जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई ये मेरी थोड़ी सी मदद कर दे काम में, आपने उसकी मदद कर दी, आपने बोला हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और बाद में आप पछता रहे, यार क्या मेरे पास खुद के पास इतना काम है, अब क्या करूं मैं। अब हाँ बोल दी तो करना पड़ेगा, अर्जेंट हो गया, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। कई लोग जो ना नहीं बोल पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, मना नहीं कर पाते, उनके लिए भी प्रॉब्लम, वो बहुत सारे ऐसे काम इकट्ठे करते हैं, अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, आपको कहीं बुलाया कि आप आइए उद्घाटन कीजिए, अब आपका बिल्कुल मन नहीं है कि आप जाएं और उद्घाटन करें, पर आप मना नहीं कर पा रहे, तो अब आप क्या करेंगे? हाँ बोल देंगे, और बाद में आप वहां जाएंगे, आपको लगेगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करेंगे? एनर्जी बेकार हो रही है आपकी। अब आइए नंबर 2 पे, वो सारे काम लिखिए जो अर्जेंट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या काम ऐसे हो सकते हैं जो अर्जेंट नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है? टाइप 2 में, जैसे अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे बच्चों को समय ना देना, ये बिल्कुल अर्जेंट नहीं है, मतलब बच्चों को समय देना ये बिल्कुल अर्जेंट नहीं है। आप आज समय नहीं दें तो बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं हो जाए, पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, जैसे एग्जाम जो 1 साल बाद होने वाली है उसकी तैयारी करना, आज तैयारी नहीं करें 1 साल बाद की परीक्षा में तो आप फेल नहीं हो जाएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे कल सुबह आप उठ के योग आसन चालू ना करें तो शरीर बर्बाद नहीं हो जाएगा आपका, ये अर्जेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, अगर आप आज कुछ नया नहीं सीखते तो आप खत्म हो जाएंगे जीवन में, ऐसा नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। वो सारे काम लिखिए, वो काम जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, आपको अच्छे से पता है, पर वो अर्जेंट नहीं है तो आप अभी कर नहीं रहे कुछ भी। ठीक, हर वो काम इसमें लिखिए जो काम आप अभी नहीं कर रहे हैं पर आपको अच्छे से पता है अगर आप रेगुलरली करें तो आपका व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन और बेहतर हो जाएगा। जैसे बॉस से नेटवर्किंग करना, जैसे शरीर पे ध्यान देना, जैसे रिश्तों पे ध्यान देना, जैसे कुछ लर्निंग करना। वो काम कौन से हैं जो आज आप नहीं कर रहे हैं पर आपको अच्छे से पता है अगर आपने रेगुलरली किया आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, वो लिख लीजिए उसमें। अब आया 1, टाइप 1, वो क्या है? ना तो इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट, सॉरी, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बोथ, सॉरी, टाइप 1 इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बोथ। कई काम है, ऑडिट हो गया तुरंत करना पड़ेगा, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे को चोट लगी तुरंत दौड़ना पड़ेगा, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। मीटिंग अटेंड करनी, अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, उस सबको लिख लीजिए। ठीक,
तो अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सारे काम जितने आप करते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। टाइप 4 जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है फिर भी आप कर रहे हैं, उन लिस्ट कर लीजिए उन्हें। 3 जो अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपका समय जा रहा है, एनर्जी जा रही है, उनको लिस्ट कर लीजिए। 2 जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है उसको लिख लीजिए सारे कामों। और 1 जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब चैट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है जो सीईओज होते हैं सबसे बड़ी कंपनीज का, वो अपना कितना प्रतिशत समय इन चारों में से किन कामों में बिताते होंगे। हमें 4 आंकड़े लिखना है, चारों का टोटल 100 होना चाहिए। अगर उसके पास 100 यूनिट ऑफ टाइम है तो टाइप 1 में कितना समय देता होगा, कितना परसेंट, टाइप 2 में कितना परसेंट, टाइप 3 में कितना परसेंट, टाइप 4 में कितना परसेंट। अभी आपको समझ में आ जाएगा सीईओ माइंडसेट क्या होता है। फिर से बोल रहे, जल्दी से चारों लिखिए, 4 आंकड़े लिखिए, वो अपना 100% टाइम को कैसे बांटता होगा एक सीईओ। टाइप 1 अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क को कितना प्रतिशत टाइम देता होगा। टाइप 2 इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट उसको कितना समय देता होगा। टाइप 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट को कितना समय देता होगा। और टाइप 4 जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है उसको कितना समय देता होगा। लिखिए जरा, लेट मी सी, थिंक थिंक थिंक। ज्यादा से ज्यादा आप गलत हो सकते हैं, बस 4 आंकड़े लिख लीजिए। टाइप 1 2 3 वो अंडरस्टूड हो जाएगा। पहला आंकड़ा 1 के लिए, दूसरा आंकड़ा 2 के लिए, तीसरा आंकड़ा 3 के लिए, चौथा आंकड़ा 4 के लिए। ओके, एक आंसर आया 50 50 0 0। ओके, फिर अब आपको रियल फिगर बताएंगे रिसर्च में। 4 आंकड़े लिखिए एक साथ और लिखिए सोच के। सीओ सीओ बनता कैसे। टाइप 1 टाइप 2 लिखने की भी जहमत मत उठाइए, सीधे 4 आंकड़े लिखिए, वो अंडरस्टूड है। 60 10 10 10 ओके, 70 25 5 ओके, ओके, 50 20 20 10 ओके, 70 20 10 0 ओके। अब सुनिए, हम आपको रियल आंसर बताते हैं। ये रिसर्च हुई और रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे बड़े सीईओ का टाइम स्पैन है, हम लिखते हैं राइटिंग अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वाड्रेंट में कितना समय बिता रहे हैं, दूसरे में कितना समय बिता रहे हैं। हम 4 आंकड़े लिख रहे हैं बस आपको चैट बॉक्स में। सी 10 90 0 0 क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट 10% समय जाता है उनका इसमें। क्वाड्रेंट 2 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, पूरा समय उसमें लगाते हैं क्योंकि वो स्टेट्समैन है, वो दूर तक देखते हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो इंपॉर्टेंट ना, सवाल ही नहीं। अगर सीईओ कोई काम कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो कर रहा है, पीरियड, बात खत्म। इस कदर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं वो लोग। टाइप 4 तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको सीईओ कुछ भी करता हुआ दिख रहा है, इवन वो गोल्फ खेल रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा, वो कुछ सोच रहा है उसके साथ। थिंक, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपको जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ भी करनी है तो भी यही करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है तो भी यही करना पड़ेगा, तप ग्रोथ करना पड़ेगी आपको। इट इज मस्ट। एक बहुत बड़े भारत के पीएसयू के सीएमडी से हमारी मुलाकात हुई। हमने पूछा कि आप इतना बड़ी कंपनी कैसे मैनेज करते हैं, लाखों एम्प्लॉइज आपके, अकेले आप सीएमडी, आपको समय की कमी नहीं होती। उन्होंने जो बात कही वो बड़े पते की है, हमें छू गई। उन्होंने कहा, डॉक्टर तोमर, व्यस्त होने का एकमात्र मतलब यह है आप किसी और का काम कर रहे हैं, बस इसको गांठ बांध दीजिए। ठीक, पता लगाइए कौन कौन से दूसरों के काम है जो मैं आज कर रहा हूं अपने जीवन में, उसको रोक दीजिए। कैसे रोकें, हम आपको तरीका बताते हैं। हर बार काम करने से पहले ये लाइन खुद से पूछिए,
डू आई हैव टू डू दिस, डू आई हैव टू डू दिस। दिन में 100 बार पूछिए, कोई भी काम कर रहे हैं कुछ मुझसे पूछिए, पर्सनल प्रोफेशनल वॉटेवर। पहला शब्द डू आई। आई का मतलब क्या मेरे द्वारा किया जाना ही अनिवार्य है? क्या मेरे द्वारा यह किया जाना अनिवार्य है? यह क्वेश्चन बार बार पूछिए। तो पहला क्या हो गया? क्या मेरे द्वारा? क्या मैं ही कर सकता करूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता क्या इस काम को? अगर उत्तर मिलता हां दूसरा भी कर सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस से इक्वली गुड कर लेगा, तो फिर वो आपके करने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए, वो नहीं कीजिए, आप दूसरे को ही करने दीजिए। दूसरा, डू आई हैव टू, क्या ये जरूरी है, क्या ये एसेंशियल है करना? नहीं करे तो क्या हो जाएगा, ये भी खुद से पूछिए। नहीं करे तो क्या हो जाएगा? और अगर उत्तर संतुष्टिदायक नहीं मिला तो मत कीजिए फिर उसको। ठीक, क्या ये जरूरी है? इट हैव टू। लास्ट, डू दिस, डू आई हैव टू डू दिस। किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता, कुछ और नहीं किया जा सकता इसकी जगह। इसी को प्रोसेस इंप्रूवमेंट कहते हैं कि यही तरीका है, बस यही करना पड़ेगा क्या हर बार? कुछ और तरीका नहीं हो सकता। दिस, इस तरह से आप हर जगह से अपनी एनर्जीज बताना चालू करेंगे। कोई काम मत कीजिए जो आपके अतिरिक्त कोई दूसरा वो कर सकता है, तो उसे करने दीजिए। धीरे धीरे आपके पास समय बचेगा, उस समय को आप बेहतर लगाएंगे। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं पर्सनल लेवल पे, और यही एक सीईओ को सीईओ बनाता है। तो आज से हम भी जीवन में तपस शुरू करें, इस तरह का तपस जो सीईओ को सीईओ बनाता है। चलिए आगे बात करें। अब ये जो तपस है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। ठीक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुण, योर पर्सनैलिटी, 3 तरह के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 3 शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और 3 सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 इंटू 3 9 टाइप्स बन गए, क्योंकि शारीरिक भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है, वाचिक भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है, और मानसिक भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। इसको कहा जाता है तप मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। कैसे? एक एक करके थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। शारीरिक तप समझते हैं। शरीर से जो तप किया जाए उसको शारीरिक तप कहते हैं। भगवत गीता में बार बार इसका उल्लेख है। ध्यान दें, तप लक्ष्य की तरफ बढ़ना तप है। ठीक है, लक्ष्य के मार्ग में जो परेशानियां आए उसको और प्रतिकार भाव से स्वीकार करना तप है। तो शारीरिक तप क्या है? शारीरिक तप भगवान कृष्ण भगवत गीता में अध्याय 6 में श्लोक 17वें में बताते हैं। आप याद कीजिए, अपने सेशंस में भी हम लोगों ने इस पे कई बार बात की है, पर प्रसंगवश हमें फिर से करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार। अगर आप आज से प्रण लें, अब हम आपको पॉइंटर्स ऑफ एक्शन बता रहे, अगर आप आज से प्रण लें कि आप शारीरिक तप शुरू करेंगे, तो पहला क्या करें? युक्त आहार, पेट भर खाना इसी पल से बंद कीजिए। 25% भूख रहनी चाहिए आपको हमेशा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और आप लाइट महसूस करेंगे। आज से बंद कीजिए, पेट भर के खाना ही नहीं। और अगर डकार आ गई है उसके बाद तो खाना महापाप है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद में भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर उसे खा लें। और वही ध्यान रखें कि ये मेरे स्वाद के लिए है या स्वास्थ्य के लिए। ये करने में आपको कष्ट होगा, इसीलिए तो ये तप है। तप में कष्ट तो होता है, पर तप कष्ट से ही तो बुजुर्ग के बनता है। कहानियां ऐसी ही थोड़ी बनती हैं आपके बारे में, isn't it?
तो युक्त आहार, ये तो मुंह का आहार हो गया, ठीक। कानों का आहार, आज से बात शुरू करें। आप वही सुनेंगे जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है, तो प्रयास करें वहां उसकी संगत से दूर रहे। प्रतिकार करने की जगह आप इग्नोर करें, उन चीजों को कान में मत पड़ने दीजिए। इतने सारे आजकल अब्यूजिव लैंग्वेज की चीजें टीवी पे मौजूद है। वो क्या आपका, अगर आपका लक्ष्य उस दिशा में जा रहा है तो बात अलग है, पर अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो एंटरटेनमेंट के कुछ बेहतर साधन भी उपलब्ध हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वो भी मिल जाएंगे, उनको ढूंढिए, वो सुनिए जो लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, ठीक। तीसरा, सुनने के अतिरिक्त, क्योंकि आप जो सुनते हैं आप उसी स्तर पे आ जाते हैं। अगर आसपास कोई आपसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है तो थोड़े समय बाद आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। देखिएगा, आप कहीं भी चल देख लीजिए। इसीलिए ये रिसर्च हुई है चूहों पर, जहां बहुत सारी आबादी एक साथ रहती है, लोगों में इरिटेशन बढ़ जाता है। चूहों में बढ़ गया था, इसीलिए शहरों में लोगों का गुस्सा तेज होता है जहां आबादी ज्यादा होती है। स्वाभाविक रूप से पर यूनिट स्पेस जितना आपको चाहिए होता उतना मिलता नहीं है। कुछ साल और रुक जाइए, दुनिया फिर से गांवों की तरफ आएगी, क्योंकि उन्हें पर यूनिट स्पेस मिलेगा, ठीक। सो सुनना, देन पर यूनिट स्पेस, दैट इज व्हाट आपकी स्किन के आसपास व्हाट यू आर फीलिंग, ठीक। टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड, आप एसी करके सो रहे हैं, मॉडरेट रखिए हर चीज, ताकि शरीर हर चीज को सहन करने की स्थिति में रह पाए। मॉडरेट, बहुत गर्म पानी से भी ना नहाए, सब मॉडरेट पे लाइए, बैलेंस पे लाइए। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे आप सामने स्थापित हो जाएगा। ठंडा होगा तो भी आपको चल जाएगा, गर्म होगा तो भी आपको चल जाएगा, ठीक। स्मेल, ताजी हवा, स्वास्थ्य, अच्छी हवा लीजिए, ये भी आहार है। आहार की तो परिभाषा ही ये होती है, आहार का तो मतलब ही ये होता है, आहारति इति आहार, वॉट एवर यू कंज्यूम, जो भी आप कंज्यूम करें वो आहार है। नाक से आप सांसों को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये ब्रेथ भी आहार है। सुबह जल्दी उठ के वो आहार लीजिए। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पॉल्यूशन ज्यादा है तो सुबह जल्दी उठ के आहार लीजिए, ठीक। सो ओवरऑल पांचों सेंसेस से वही आहार लीजिए जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जा रहा हो। आप फिर देखेंगे जीवन कैसे बदलेगा। युक्ताहार विहारस्य, रिक्रिएशन के लिए भी समय निकालिए। बिल्कुल डिसाइड करके रखिए कि रोज मुझे इतना समय मुझे बच्चों को देना है, रोज मुझे इतना समय एंटरटेनमेंट के लिए देना है, इतना समय फैमिली के लिए देना है, इतना समय सेल्फ ग्रोथ के लिए देना है, इतना समय हॉबी के लिए देना है। ये कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, पर रोज 10 मिनट अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर होना चालू हो जाएगी। युक्ताहार विहारस्य, फाइन। आपकी नौकरी में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, परिवार के लिए आप समय निकालें, बच्चों के लिए आप समय निकालें, क्योंकि आप उस शीर्ष पे अकेले तो पहुंचना नहीं चाहते ना। एक व्यक्ति K2 पे चढ़े थे, उनसे पूछा जब आप इतने ऊंचे माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वहां कैसा लगता है, तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला बहुत अकेला लगता है। तो आप अकेले वहां पहुंच के करेंगे भी क्या जब सब पीछे ही छूट जाएंगे। सो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पे आप रहें। अगर आप रूटीन में नहीं रह सकते तो इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, दुख के समय, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे आपको हमेशा होना चाहिए वहां जहां आपका होना अपेक्षित है।